Hello, Assalamu alaikum ठीक। everybody. Today we have Kamran Mukim Sahab, who is a professional banker. Right now he's working in the audit section. और जो है थैंक यू कामरान फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आज हम आपसे बैंकिंग के बारे में मालूमात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से एक स्टूडेंट या एक प्रोफेशनल या एक ग्रेजुएटिंग प्रोफेशनल का बैंकिंग सेक्टर में एंटर होना चाहता है और थ्राइव करना चाहता है, एक सक्सेसफुल बैंकिंग करियर बनाना चाहता है, तो क्या क्या उसे स्टेप फॉलो करने चाहिए। इससे पहले एक अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो भी ऑडियंस ये सुन रही हो वो जान सके कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस एजुकेशन क्या रही है। तो वेलकम सर एंड ओवर टू यू प्लीज। जी वालेकुम सलाम असद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली मैंने राइट नाउ आई एम एमबीए फाइनेंस और मैंने एमकॉम इंश्योरेंस भी किया था। इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट 16 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान से और इसके अलावा दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो कनेक्टेड हैं बैंकिंग सेक्टर से, उनसे फर्दर ऑन मैंने सर्टिफिकेशंस की। आज के जो टॉपिक है और स्ट्रक्चर है उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। जो तरीक़ेकार हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं वो उसमें मैंने देखा था असद साहब के साथ कि आपके साथ मैंने देखा था असद साहब के पहले जो है गालिबन रईस बदर साहब का भी आपने लास्ट जो सेशन किया था, जो गालिबन अकाउंटिंग और टैक्स और इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को शायद आपने ये भी सजेस्ट किया था कि हाई स्कूल लेवल पे इसे ये पढ़ाने चाहिए। सेकेंडली जी मैट्रिक लेवल से मैंने जब जो सोच रहा था, जो वो बात कर रहे थे, आपने उनको अच्छा सजेस्ट किया कि ये हाई स्कूल लेवल पे होना चाहिए। सेकेंडली मोहम्मद अली काजिम साहब भी आपके पास आए थे, जो फूड पांडा की शापर करके कोई एग्जांपल दे रहे थे, जो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाली उनकी जो वो कहना चाह रहे थे। अब मुझे ये दोनों आपके जो पॉडकास्ट हैं बड़े पसंद आए, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि हम इसको मजीद फर्दर ऑन लेके चलते हैं। मैंने भी अपना एक एक पार्ट आपके साथ ऐड करना चाहा। मैं ये बात बताना चाह रहा था आपको, being under my experience. Now right now I'm 13 years of experience in banking sector. मैंने स्टार्ट किया था MTU बैच से, और जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त जब मुझे शुरू में कैश में भेजा गया तो बहुत से लोग कहेंगे कि यू आर मास्टर्स और आपने इस तरह स्टार्ट लिया है और ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैश से बाहर आना मुश्किल है, कैश सीखना मुश्किल काम है। तो यस, कैश की जॉब इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ राइट, इसमें कोई शक की बात नहीं है और बहुत स्ट्रेस वाली जॉब होती है। बट मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच आपको एक ख़ास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। जब आपके पास एक ख़ास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो आप जब आगे बढ़ते जाते हैं, इवैल्यूएट होते जाते हैं, प्रमोट होते जाते हैं, तो यकीनन आप एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि यू नो एवरीथिंग। ये एक इस तरह से है जैसे कहते हैं ना कि यार आप एक वालिद जो है वो जानता है कि बच्चा किस स्टेज पे क्या कर रहा है, उसके पास उनको ऑलरेडी नॉलेज या आइडिया होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उस फेज से गुजरे होते हैं। तो मैं भी जब इस स्टेज से स्टार्ट लिया, देन फर्दर ऑन मेरी इवैल्यूएशन प्रमोशंस होती गई। फिर मैं अब रिसेंटली मैंने एक टीम लीड किया कंप्लाइंस का, और मेरे अंडर कुछ रिसोर्सेज भी काम करते रहे। पैन पाकिस्तान मैंने एक माइक्रो फाइनेंस बैंक में टीम लीड किया, जिसके बाद मुझे फिर अब ऑडिट में इवैल्यूएट किया गया, प्रमोट किया गया। इस दौरान मैंने एक चीज़ नोट की है, जब मैं स्टेट बैंक गया हुआ था, रिप्रेजेंट कर रहा था बैंक को, तो वहाँ मैंने ये देखा कि जिस ट्रेनर से मैंने पहली ट्रेनिंग ली थी वो भी वहाँ मेरे साथ मौजूद ट्रेनिंग ले रहे थे। और मैंने इस चीज़ का इजहार किया वहाँ पे कि मैं ये सोचता था जब मैं टेलर था कि मैं एक वक्त पॉलिसीज़ के ऊपर, बैंक की पॉलिसीज़ पे काम करूँगा, उनको एडिट करूँगा, उनको कुछ मॉडिफाई करवाऊँगा, उसमें कुछ ऐड करवाऊँगा। तो जो लोग मेरे साथ थे वो मुस्कुराते थे, मजाक उड़ाते थे। मैंने बहुत लोगों को देखा मुझे टॉन्ट करते हुए या बात करते हुए, बट इवेंचुअली थिंग्स ग्रो अप। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं।
व्हेन लेटर गोज अब मैं ऊपर आया और अब मैंने अब जब पॉलिसीज के ऊपर काम किया, मैंने अपडेशंस के ऊपर काम किया, उनको रिवाइज करवाया, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐड करवाई जिसमें ऑब्वियसली उन लोगों का फायदा हुआ, उन तमाम लोगों का फायदा हमने जज किया कि बिल्कुल बेसिक से या स्क्रैच से स्टार्ट लेते हैं। और मैं चूंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से आया, मैं आपको बताते चलूँ, मैंने बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद मैंने मास्टर्स किया था। तो मेरी जो इवेंचुअल फील्ड थी, मैंने शुरू से ही एक बैंकिंग सेक्टर को अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मैं मेरा पहला टारगेट ये था कि मैं अचीव करूंगा ऑपरेशन मैनेजर, जो कि मैंने अचीव किया। स्टार्टेड इन 2011, 2010 और 11। और मैं इवेंचुअली जो मेरा एंड अप हुआ, यानी कि अभी जब मैं चल रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं 2017 में मैंने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया था। इन 2017 आई हैड द ईमेल दैट यू हैव बीन प्रमोटेड टू ऑपरेशन मैनेजर। इट वाज एन अचीवमेंट ऑफ माइन। लेकिन मैं लोगों के लिए चाहता था कि मैं इस आपके तवज्जो से लोगों को चीज़ों को आसान कर दूं। मैंने शायद थोड़ी मुश्किल तरीके से लोग इस चीज़ को अपनाया। मैं आपके तवज्जो से ये लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा आसान तरीके पे लोग चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी जैसे मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं आपको बताऊं कि एक लड़का अगर बीकॉम करता है, तो मैं बल्कि लेट अस जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जब मैट्रिक होता है ना, दैट इज द पीक टाइम। मैट्रिक की जो वेकेशन होती है, यानी मैट्रिक के बाद जो छुट्टियां होती हैं, उस वक्त अगर आप एमएस ऑफिस में स्ट्रॉन्ग हैंड लेना है, और एमएस ऑफिस में आप तकरीबन आप वो कोर्स करें, और कोर्स करने के बाद थोड़ा सा आप उसमें अपने आप को प्रैक्टिकली इन कर लें, तो वो आपको बड़ा यूजफुल टूल होता है। जब आप इंटर पे आ जाते हैं, हम बात करेंगे जब हम इंटर पे आ जाते हैं, तो इंटर पे आने के बाद मेरे हिसाब से एक बंदे को जो है वो कोई एमआईएस का कोर्स कर लेना चाहिए, ग्राफिक्स का कोर्स कर लेना चाहिए, या एडवांस एक्सेल में चले जाना चाहिए, या कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जैसे पीएचडी वगैरह होते हैं, इस तरीके से कोई कोर्स जो है वो उसको देख ले। क्योंकि वो फर्दर ऑन आपको जो भी चीज़ आप सीखते हैं वो आपके लाजमी काम आती है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि आपने ये क्या कर लिया और ये क्यों कर लिया, ये एक फजूल बात है। आप यकीन करें, एवरी इंच, एवरी पेनी दैट यू कॉस्ट, दैट इज एक्चुअली इज योर एक्सपीरियंस। वो आपको यकीनन काम आएगा, इट इज वैल्यूएबल। जब हम देखते हैं कि एक लड़का बीएस लेवल पे आता है, वो स्पेशलाइजेशन चूज कर रहा होता है, तो आई थिंक उसको फ्री ऑन होना चाहिए, या वो फाइनेंस ले, मैनेजमेंट ले, मार्केटिंग ले, इट डजेंट मैटर। इट रियली डजेंट मैटर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर को व्हाट मैटर्स इन पाकिस्तान में, अभी हमारे जो पाकिस्तान के सिनेरियोज हैं, मैं उस हिसाब से ही बात कर रहा हूँ असद साहब। बाकी तो आप माशाल्लाह, आपकी खुद इतनी वसअत है, आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि जब वो स्पेशलाइज देता है, तो ही कैन बी ओपन फॉर एवरीथिंग। वो अगर मैनेजमेंट में भी कर रहा है और अगर मार्केटिंग में भी कर रहा है, तो यकीन करें आप, उसके लिए बहुत आसान है। अगर वो मैनेजमेंट में करके आता है, तो एमएस के साथ साथ वो एमटीओ बैच को ज्वाइन करे। एमटीओ बैच दो तीन तरह के होते हैं, देखें, एक कमर्शियल बैंक्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं वो, और इसके अलावा स्टेट बैंक के भी बॉट होते हैं, यानी कि बेसिकली ये ट्रेनर्स बैच कहलाता है स्टेट बैंक का। वो भी इसी दौरान लॉन्च होता है, यानी कि अगर आप उस दौरान में अप्लाई करते हैं ऑनलाइन उनकी वेबसाइट्स पे, तो यकीनन यकीनन आपको उस पर रिस्पॉन्स आता है। अब तो आपको एक और हैंडिंग टूल मिल गया है जनाब, लिंक्डइन मौजूद है। लिंक्डइन से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, उनको बताएं कि जी हम मैंने ये बेसिक कोर्सेज किए हैं, एंड नाउ आई एम सीकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो फिर वो आप उस पर भी थ्रू जा सकते हैं। सेकेंडली, असद साहब, मैं आपको इस चीज पे भी आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है बैंकिंग सेक्टर को लेके। मैं बैंकिंग सेक्टर में एक चीज लोगों को क्लियर करूं, जो आपके तवज्जो से मैं आपको ये बात, इन लोगों को ये बात पहुंचा दूं कि देखिए, बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ बैंक्स जो आप देख रहे हैं वो नहीं है। कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है जी, इसमें कन्वेंशनल बैंकिंग होती है और इस्लामिक बैंकिंग होती है। ये एक जनरल चीज है जो लोगों को नजर आती है। इसके अलावा जनाब एएमसीज होती हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो भी मौजूद हैं। एएमसीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम थिंग, सेम पैटर्न, एमटीओज, करियर डिपार्टमेंट्स, सब चीज़ें सेम होती हैं।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। नाम मैं नहीं ले सकता अभी, लेकिन आप अगर सर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज के हिसाब से तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी बहुत सारी आ जाएंगी। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इस वक्त बूस्ट कर रहा है और उसको सपोर्ट कर रही है टेक्नोलॉजी। फिनटेक्स, फिनटेक्स क्या चीज है? आप नॉर्मली कार्ड्स पे देखते होंगे, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लोगों के पास डेबिट कार्ड अमूमन होता है, उसके ऊपर वन लिंक एमनेट लिखा हुआ होता है। ये फिनटेक्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को और कमर्शियल बैंक्स को लिंक करती हैं। इनमें भी जॉब्स आती हैं, इनके भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी काम कर रही हैं, बहुत प्रॉपर काम कर रही हैं, बहुत इंगेज्ड काम कर रही हैं। एक एक सपोर्टिव टूल यहाँ पे आपके पास मौजूद होता है। कि बैंकिंग सेक्टर्स के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बात बताई कि 3 सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर हैं इनफैक्ट, जिसमें मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने जा रही है, आपके तवज्जो से बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये आप इसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। 2 डिजिटल बैंक के लाइसेंसेस इशू हो चुके हैं। जी जनाब, 2 डिजिटल बैंक के लाइसेंसेस इशू हो चुके हैं और उनके बैक पर कुछ फिनटेक्स हैं और फिनटेक्स के अलावा एक बाहर का बैंक भी है जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान में इस वक्त आ जाएगा, लॉन्च होगा। और वो उन्होंने लिंक्डइन के थ्रू ही और इसके अलावा उनके वेबसाइट के थ्रू हायरिंग भी शुरू कर दी है। इनफैक्ट उन्होंने एक हमारे एक कॉर्पोरेट सेक्टर के साहब को भी हायर किया जो कि बाकी अपनी टीम अप कर रहे हैं। ये चीज भी मैं आपके तवज्जो से बताता चलूं। इसके अलावा अगर कोई बात आप पूछना चाहें सर। अच्छा, चले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो है, आपने बताया कि आपने एमटीओ कैश से स्टार्ट किया था एज अ टेलर, और उसके बाद आप मूव कर गए ऑपरेशन मैनेजर में। तो ये इसके दरमियान कितने स्टेप्स आते हैं, और आपको ग्रो करने के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या कोई एजुकेशनल लेवरेज भी चाहिए होता है? कि मैंने, जैसे मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स है पाकिस्तान, उसके पेपर्स होते हैं तो आप ग्रो करते हो। तो ऐसा कोई पेपर देने की जरूरत है, या विद इन टाइम आप कंटिन्यूसली विद एक्सपीरियंस ग्रो करते रहते हो फ्रॉम एमटीओ टू ए ऑपरेशनल मैनेजर? जबरदस्त सवाल। यही मैं आपसे कह रहा था कि माशाल्लाह आपकी लियाकत, आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और बहुत ज्यादा चीजों को कवर अप कर लेते हैं। देखें, यकीनन कैश से बाहर ऑपरेशन मैनेजर की तरफ मूव करना मेरे लिए एक बड़ा हर्डल और टारगेट था, क्योंकि जब मैंने एमटीओ बैच ज्वाइन किया था तो यूजुअली बैंक्स जो है ना वो बॉन्ड साइन करवाते हैं। तो मुझसे भी एक बॉन्ड साइन करवाया गया था। इट 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 कंप्रेसेस ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का वो बॉन्ड था। 3 साल तक तो मैंने एक ही सेगमेंट में रहना था, उसके अलावा फिर मुझे प्रमोशन मिलनी थी। बट इवेंचुअली मैंने किसी लोगों से मशवरा किया, मुझे आई वाज लकी इनफ कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली और आज तक वो लोग लिंक्डइन पे मेरे साथ हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने मुझे टीचर्स की तरह मुझे गाइड किया। जो उनकी गाइडेंस थी उस हिसाब से उन्होंने मुझे समझा दी थी कि कामरान, हर साल आपकी सीवी में एक लाइन ट्रेनिंग की लाजमी बढ़नी चाहिए। 1 line of training must be add in your CV every year। तो हर साल मैं एक कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स में, लाजमी ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स में अपने आप को इनरोल करके कर लेता था। सेकेंडली, आपने जो बात की आईबीपी की, तो उसमें सुपीरियर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस होते हैं। मैंने सुपीरियर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में इनरोलमेंट हुआ, फिर मैंने उसको पास आउट किया। उसके मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, 2, यानी कि स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अब तो स्टेज 6 हो गए। मैंने जिस वक्त पास आउट किया था उसमें 4 स्टेजेस थे उसके। अब थिंग्स आर चेंज, अब थोड़ा और टफ हो गया है। तो जो लोग मौजूद हैं वो समझ लें इस बात को। देखें, एजुकेशन, चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं चीज़ों को, और अब ग्रेसअप करना आसान हो गया है। मैं जिस वक्त चीज़ों में हम लोग देख रहे थे तो ऑब्वियसली वहाँ की ट्यूशन भी लेनी पड़ती थी। मैं बैंकिंग के बाद फिर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान जाता था। मौलवी तमीजुद्दीन रोड पर है, वो इतनी दूर है इनफैक्ट, लेकिन हमें जाना पड़ता था रात के 10-11 बजे, 11:30 बजे मैं घर वापस आता था। बट इट वाज ए स्ट्रगल फेस। उसके बाद इवेंचुअली आपके पास नॉलेज आ जाती है, आपके पास इतनी आपकी ग्रिप में चीज़ें होती हैं
कि आप आसानी से लोगों को जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने कवर की थी, जो मुझे मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताई थी, मैं एक पेज रोजाना मैनुअल का पढ़ता था। जो हमारा बैंकिंग सेक्टर का मैनुअल या पॉलिसीज होती हैं, उसका एक पेज रोजाना पढ़ता था। एक पेज रोजाना पढ़ते पढ़ते 3 साल में मैं आराम से पूरा मैनुअल मैं पढ़ चुका था। और वो इट वाज ह्यूज, अच्छे खासी पेजेस थे उसके, मुझे याद भी नहीं, शायद 300 अराउंड पेजेस थे उसके। और मैंने उसको बहरहाल कवर किया। और जब मैंने उसको पढ़ लिया, चीज़ें मैंने समझ ली, तो फिर मैंने इसके अलावा उस वक्त मैं जिस बैंक में था, उसकी प्रोडक्ट्स को मैंने बहुत अच्छी तरह समझा, सीखा, और मैंने सेल्स वालों से भी ट्रेनिंग ली। देखिए, जब आपको प्रमोशन की बात आती है ना, तो 3 चीज़ें बहुत अहम है। नंबर 1, आपकी क्वालिफिकेशन। आपको देखिए, ग्रेजुएट होना एक मिनिमम क्राइटेरिया है। अबव देन दैट इट मैटर्स। सेकेंडली, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो नॉलेज बेस्ड होती हैं। आपको कस्टमर के सामने जब पेश होना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप एक फ़ोन उठाएं, आप एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उसकी प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या हेल्पलाइन नंबर हैं। अगर कोई आप किसी बात पे, किसी चीज़ पे आप उसको असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जहन में नेक्स्ट मोस्ट फेवरेबल बंदा होना चाहिए जो उनको उस प्रॉब्लम की के सोल्यूशन की तरफ जाए। थर्ड थर्ड जनाब, आपकी अपनी अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस और एफर्ट्स। आपको लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रख के एफर्ट्स करनी है। एफर्ट्स ऐसे ही कि आपकी अचीवमेंट, जाहिर सी बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब हम होते हैं, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल फॉर्म में रखना होता है। आपको अपनी अचीवमेंट भी दिखानी है। जब आप अचीवमेंट्स करने लगते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी अचीवमेंट्स पे क्रिटिसाइज करते हैं और आपको पीछे, यानी जो लेग पुलिंग कहलाती है, वो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और उस जुमरे में वो आपकी कोई भी वीक पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं, इसका बेहतरीन हल यही है कि टर्न अ डेफ ईयर अराउंड। आप उन पे कान ही ना धरें और आप अपने काम में लगे रहें, अपनी एफर्ट्स में लगे रहें। इवेंचुअली यू विल एंड अप टू अचीविंग सम प्रमोशन। ये तो है। बाकी जो क्राइटेरिया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन बैंकिंग सेक्टर में क्राइटेरिया यही होता है कि जी, आप जिस पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट सेल्स करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट को देखना है। जाहिर सी बात है, आप एक रिसोर्स हैं, एज ए रिसोर्स आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक ब्रांच में अगर आप मौजूद हैं, तो आपको ना सिर्फ ऑपरेशन देखने हैं, कस्टमर फैसिलिटेशन देखनी है, बल्कि उस ब्रांच के डिपॉजिट की तरफ भी आपको कंट्रीब्यूट करना है। ये तो चीज़ है। जिस हद तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उस टाइप आपको आप हाईलाइट होंगे, आपका रिजल्ट आपका इंतजार करेगा। अच्छा, आपने डिजिटल बैंक की बात करी है। डिजिटल बैंक जो है वो कन्वेंशनल बैंक से किस तरीके से डिफरेंट होगा और उसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आपको मैं बात बताऊं कि आपने डिजिटल बैंक का जिक्र किया। डिजिटल बैंक बेसिकली जो होंगे वो टोटली ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन से मुराद ये कि जो इसका आइडिया है वो ये है कि स्मार्टफोन से ऑपरेट होने वाले बैंक्स, जिस तरह की क्रिप्टो करेंसी ने निकाले थे, क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बताता चलूँ, लीगली अभी भी नहीं, दे आर नॉट स्टिल लीगलाइज्ड, बट एनी हाउ, जो कि स्टेट बैंक पे मौजूद है। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। अ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डिजिटल बैंक है वो बेसिकली इसी तरह काम करेंगे कि जिस तरीके से लोग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं इस वक्त स्मार्टफोन में, सेम एज ये तरीके कार होगा। इसमें ये है कि अगर आप देखें कि अभी डिजिटल वीज़ा प्रोसेस भी आया है, और डिजिटल नादरा वालों ने भी अपना एनआईसी रिन्यू कराने का तरीकेकार अभी डिजिटल किया है, डिजिटलाइज किया है इसको। उसमें तरीकेकार यही है कि जो आपका स्मार्टफोन है, उसी से आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आपकी सिम से आपका वेरीफाइड नंबर लिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो वेरिफिकेशन है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो आप टोटली टोटली इंटरनेट बेस्ड देंगे। यानी कि आपकी जो सैलरी स्लिप आती है, क्योंकि डिजिटलाइज होती है, वही आप ईमेल कर देंगे, या ईमेल करेंगे, या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसका कंसल्टेंट लिंक होगा। अभी इसके ऊपर मजीद काम जारी है। जैसे ही डिजिटल बैंक फॉर्म्स हो जाएंगे,
हर बैंक अपने हिसाब से पॉलिसी फॉर्म करेगा। स्टेट बैंक की कुछ बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है इसके ऊपर, डिजिटल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, और वो इसको मजीद रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। इवेंचुअली जैसे जैसे बैंक्स आएंगे वो काम करना शुरू करेंगे तो इसके ऊपर डेवलपमेंट्स होंगी, और जो मजीद लोग हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे या इसको इवेल्युएट करवाएंगे। अच्छा, जब हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल तो ऑलरेडी सारे बैंक्स हो गए हैं। मतलब हर बैंक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है जिसपे आप पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डिजिटल बैंक्स कैसे डिफरेंट होंगे? और इसमें मतलब दोबारा मैं रीइटरेट करूंगा कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी किसी एक स्टूडेंट के लिए, मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि जो है वो मतलब ई कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये जो कन्वेंशनल बैंकर्स हैं वही रहेंगे। इसमें जो हायरार्की होगी या जो स्टाफिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी? और उनका कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होगा जहां से वो ऑपरेट करेंगे। कोई एग्जाम्पल है हमारे पास कि यहाँ पे डिजिटल बैंक्स हैं वो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मतलब दुनिया में? जी असद, ऐसा है कि हमने लिंक्डइन पे भी देखा है, बहुत सारे लिंक्डइन पे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट है उन्होंने देखा था कि मशरक बैंक ने एक एंट्री दी थी। मशरक बैंक ने हायरिंग की। मशरक बैंक का यहाँ पे सिर्फ एक ऑफिस, एक बिल्डिंग है जिसमें लोग बेसिकली हाइब्रिड या रिमोट लेवल पे काम करते हैं, और ये टोटली टोटली डिजिटलाइज बैंक होगा। इसमें मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको किसी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आपको हेड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐप के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग एप्लीकेशन पे यूज कर रहे हैं, ऐप के थ्रू ही ऐप ऑपरेट होगा। आपकी ईमेल से आपके आपके जो स्मार्टफोन है इसी से टोटल बैंकिंग चलेगी। फंड्स ट्रांसफर, आईबीआर सिस्टम, तमाम चीजें आपके पास ऑन द गो होंगी स्मार्टफोन के ऊपर। आपको जो मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि उम्मन हम लोगों को बैंक के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वगैरह, दैट विल ऑल्सो बी डिजिटलाइज्ड। वो भी आपको डिजिटलाइज फॉर्म में मिलेंगे। आपको किसी ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर इसकी स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होगी। वो तमाम डिजिटल सर्टिफिकेट्स होंगे और ये एक्सेप्टेबल होंगे हर गवर्नमेंट इदारे से। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक की। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में जो आजकल चल रहा है ऐप बेस्ड माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, जो कि 50,000, 40,000, 20,000, इवन 1 लाख के जो है वो कर्जे दे देते हैं ऑनलाइन उस पे। लेकिन जी उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत हाई होता है। इसके पीछे जो है वो मतलब हर कोई बैंक आ रहा है। तो स्टेट बैंक जी से जी क्या अ, इस तरीके से इनरोल होना एज अ माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत आसान है कि हर छोटा बंदा बड़ा बंदा एक ऐप बना लेता है और वो जो है कर्जा देना शुरू कर देता है? या इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब के तौर पे जो मतलब ये यंग यंग लोग हैं वो 50,000 उनको एक ऐप में एनरोल होके मिल रहे होते हैं तो बड़ा चार्मिंग होता है। लेकिन देन अगेन उसके ऊपर इंटरेस्ट और ये तमाम चीजें वो पाइल अप होती जाती हैं, जो कि 1-1 लाख रुपए, 18-18 लाख रुपए बन जाते हैं। तो इसके पीछे जी थोड़ा सा बिल्कुल। आइडिया देते हैं कि किस तरीके से आप एक ये बैंकिंग ऐप खोल लेते हैं और स्टेट बैंक इसको किस तरीके से इंडोर्स करता है। दूसरा जो है इसको मतलब स्कैम तो नहीं कहेंगे, वो हर चीज अपनी डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते? थोड़ा सा बताएं कि अगर करते हैं तो फिर ये स्कैम नहीं हुआ, और अगर नहीं करते तो वो स्कैम है, लोगों को फंसा रहे हैं। और अगर स्कैम है तो स्टेट बैंक इसको क्यों नहीं जो है वो रोक रही? तो ये वाला जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर है जो कि आजकल यूथ के अंदर जो है वो बड़ा आसानी से पेनिट्रेट कर रहा है और फिर आगे चल के उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं आप, ताकि जो सुन रहा हो वो इसको प्रॉपर अगर यूटिलाइज करे तो इसके प्रोज एंड कॉन समझ सके। जी असद, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया और ये यकीनन लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करता चलूँ कि देखें, देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है
उनका क्राइटेरिया सेम एज कमर्शियल बैंक की तरह ही होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जिस तरह पेड अप कैपिटल है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो मिनिमम लेवल पर होती हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक एक बैंक की तरह ही काम करता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वो ये इनके पास लेस रिस्क एपेटाइट होता है और उनके पास ज्यादा होता है कमर्शियल बैंक के पास। इसको मैं जनरल आसान अल्फाज में इस तरह से बयान कर देता हूँ कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के ही बैंक्स होते हैं। स्टेट बैंक्स ने उनको लाइसेंस दिया हुआ होता है, दे आर लाइसेंस बैंक्स, और वो काम करते हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक चंद हैं, दे आर अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वर्किंग इन पाकिस्तान। बहुत से लोग जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है, बल्कि वो काम कर रहे हैं उनकी तरह। वो बेसिकली फिनटेक्स हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी मोस्ट रिसेंटली एक ऑडियो चली थी जिसमें एक रिकवरी मैनेजर तंग कर रहे थे रिकवरी लेने के लिए किसी लोन की, और एक ऐप है जिसमें बहुत जल्दी आपको जो है वो लोन आपको मिल जाता है। और लेकिन वो लोन लेते के साथ ही आपका इंटरेस्ट भी शुरू हो जाता है, वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे वो लेते हैं। देखें जी, बैंक का काम यकीनन ऐसा ही है। वो आपको जब लोन देता है तो उस पर रिटर्न उसको चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है तो रिटर्न देता है वो। ये बेसिकली काम इसी तरीके से करते हैं, इट फंक्शंस लाइक दैट। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक खास लेजिस्लेशन लेवल पे गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक। लेकिन जिनका हम नाम सुन रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लेवल पे, या अगर एक ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो वो माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। वो एक एप्लीकेशन बेस्ड बैंक्स हैं, यानी कि फिनटेक्स हैं। वो बेसिकली दे आर नॉट बैंक्स, दे आर फिनटेक्स, जो कि बैंक्स की तरह काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तरह काम कर रहे हैं, और वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो इसीलिए उस पे बेसिकली जब साइबर एक्ट आया और स्टेट बैंक ने भी चीज़ों को नोटिस लिया, फिर साइबर विंग ने इस पे नोटिस लिया है और इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई का आगाज हो गया है। और इसके ऊपर बाकायदा से लेजिस्लेशन बनी है और काम शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस मुमलिकत में यानी पाकिस्तान में लॉ से बढ़कर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, जब हम बात करते हैं चीज़ों की, तो यहाँ पे स्टेट बैंक का एक प्रोटेक्शन सेल मौजूद है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पे कंप्लेंट्स भी होती हैं। बैंकिंग मोहतसिब नाम की भी एक चीज़ है, स्टेट बैंक का अपना कंप्लेंट डिवीजन है जो चीज़ों को हैंडल करता है, बहुत प्रॉपर तरीके से करता है। हाँ, चीज़ों में टाइम लगता है, चीज़ें जब तक सामने नहीं आती प्रॉपर तरीके से, कंप्लेंट नहीं होती, या फिर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाती, तो उस चीज़ में टाइम थोड़ा लगता है। अच्छा, ये कंप्लेंट, अच्छा ये जो फिनटेक्स हैं, इनको स्टेट बैंक से एंडोर्समेंट चाहिए होती है, कोई लाइसेंस चाहिए होता है, ये खुद ही ऑपरेट कर लेती हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं? देखिए, बैंक्स जो है ना वो स्टेट बैंक के अंदर काम करते हैं, लेकिन जो फिनटेक्स है ना वो SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इनके ऊपर साइबर लॉ लगता है फिनटेक्स के ऊपर। ये बेसिकली स्टेट बैंक के ज़मरे में तो नहीं आती, लेकिन स्टेट बैंक यस, उनको बैंकिंग मोहतसिब के थ्रू SECP को लेटर लिख के यकीनन उनको भी हैंडल करता है। अच्छा, चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा, स्टेट बैंक पे कंप्लेंट सेंटर की आपने बात की, तो स्टेट बैंक पे जो है वो आपका मतलब कोई नंबर होता है, या वहां पे जाके आपने लेटर लिखना है, कोई कंप्लेन करनी है, और किस किस किस्म की कंप्लेन जो है वो हो सकती है? देखिए, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे कंप्लेन का बहुत बेहतर तरीकेकार अब मौजूद है। उन्होंने एक बाकायदा एक पोर्टल बना दिया जिसमें आप कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन ट्रैक भी होती है बहुत आसान तरीके से। जैसे आप नॉर्मली एक एप्लीकेशन में आईडी बनाते हैं, इसी तरीके से आपकी आईडी बन जाती है। सॉरी, आपकी आईडी बन जाती है। आईडी बनने के बाद आप उसमें आप अपनी कंप्लेन, जो भी स्पेसिफिक आपकी कंप्लेन है वो लिखें। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आपकी कंप्लेन टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऊपर 3 पेजेस का पैराग्राफ या 3 पेजेस का ऐसे नहीं लिखना, स्पेसिफिक कंप्लेन आप लिखें टू द पॉइंट, क्योंकि स्टेट बैंक उस इदारे से उसका जवाब मांगे। सही, सही। अच्छा, आपने स्टेट बैंक पे भी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज की बात करी कि स्टेट बैंक भी जो है वो अपना जॉब्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालता है, तो और ये जी जी। बैंक्स और ये तमाम चीज तो इनकी वेबसाइट्स पे आ रहा होता है, ये हर साल आता है?
ये प्रोग्राम या इसके लिए मतलब एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है? अगर कोई स्टेट बैंक में लेट्स सपोज जॉब करना चाह रहा है तो उसके लिए एंट्री लेवल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मतलब उसे एमकॉम होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, या कोई सर्टेन सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो उसको हेल्प आउट करे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जिस हद जॉब्स कम होती हैं जी, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, और हमारे पास रिज्यूमे बहुत ज्यादा होते हैं, यानी हम लोग कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा, एम कैट यानी मेडिकल के एग्जामिनेशन हो रहे थे, 40,000 लोग मौजूद थे और सिर्फ 1,700 सीटें थी। ये अखबार में पब्लिश हुआ हुआ है, इट इज पब्लिश इन न्यूज पेपर। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर इन टफ पोजीशन। अब आप अपनी एजुकेशन से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन से, स्किल्स से। स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, स्किल्स को आपको कवर करना है और साथ में आपको अपनी एजुकेशन को कवर करना है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर हैं तो यू आर एट द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है। आप उससे अबव जाएंगे, अगर आप मास्टर्स हैं तो फिर आप उसके बाद सेकंड लेवल पर हैं, फिर आप उसमें आ जाते हैं। फिर अगर आप कोई सर्टिफिकेशन भी आपने की हुई है, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपने की हुई है, तो दैट गोज प्लस प्लस एंड प्लस। तो वो आपको बाकी जहां तक बात आपने की कि स्टेट बैंक में एमटीओस के हम किस तरह से जा सकते हैं वगैरह, तो देखें, यू हैव टू बी अ वेरी गुड रिसर्चर। हमें देखें रिसर्च करना पड़ती है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर थोड़ा सा ये हमें प्रॉब्लम है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जाता। इनफैक्ट बात बहुत से मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा है, मैंने खुद ये चीज़ फेस की है कि मैंने पूरा 2 घंटे वो फॉर्म भरा, एक बहुत लेंदी फॉर्म था जिसको मैंने भरा, और जब मैंने आखिर में जाके इसको सबमिट दबाया तो लिखा हुआ आ गया एरर। तो ये तो है, देखें, ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हैं, बट वी हैव टू गो विद इट। अब हम ये क्या कर सकते हैं, इसका हमारे पास तो कोई हल है नहीं, क्योंकि जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार है। तो उसमें ये है कि आप यू हैव टू बी अ गुड सीकर, आपको अच्छी तरीके से हर वेबसाइट को देखना है, मालूमात लेती रहनी है, लिंक्डइन पे रहते रहें, लोगों के साथ डिस्कशन ग्रुप में रहें। अब तो पेजेस आ गए, ग्रुप्स आ गए, आप वो ज्वाइन करें और उससे आप अपडेटेड रहें। जितना आप अपडेटेड रहेंगे ऑब्वियसली आपको पता लगेगा। अच्छा, आपने मास्टर्स को सेकंड लेवल का और उसके बाद सर्टिफिकेशंस कहीं, तो सर्टिफिकेशन एक बैंकर्स को मतलब किस किस किस्म की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती हैं अपार्ट फ्रॉम आईबीपी? उसके अलावा कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है जो एक बैंकर को करनी चाहिए टू फर्दर जो है वो ग्रो हिज करियर? देखिए, जब तक जहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात आती है तो आई कैप हो गया, या आई कैप, ये हमारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करा रहे हैं। इनफैक्ट जो डिपार्टमेंट वाइज लोग हैं जो आगे फर्दर ऑन मूव करते हैं, हम लोग एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से चीज़ों को देखते रहते हैं। हम इसको बड़ा आसान कर लेते हैं कि अगर हम गूगल भी करें और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लिखें तो एक नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है, एक लंबी लिस्ट आ जाती है। अब हमें चूज करना है कि हमारा बेसिकली फ्यूचर किस तरफ है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा जो जो पाथ है वो कहाँ जा रहा है। जैसे मैं देखें, मैंने अपने एक टारगेट लिया था कि जी, मैंने अपना जो पहला टारगेट सेट किया था वो ऑपरेशन मैनेजर बनना था। तो उसको अचीव करने के लिए मैंने सुपीरियर क्वालिफिकेशन को ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स आईबीपी की ट्रेनिंग्स ली। तो ये है, स्टेट बैंक की ट्रेनिंग्स ली मैंने। जिस वक्त मैं ऑपरेशन मैनेजर नहीं था, मैंने उस वक्त अपने बॉस से बात करके अपने आप को ऑपरेशन मैनेजर ट्रेनिंग में एनरोल करा लिया था। तो बाय द टाइम मैं जब ऑपरेशन मैनेजर बना तो ऑलरेडी मेरी ट्रेनिंग हुई हुई थी। तो मैं सीधा जाके सीट पे बैठा हूँ, मैं ट्रेनिंग पे नहीं गया, मुझे डायरेक्ट उन्होंने ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे सीट पे बैठा दिया। अच्छा, ऑपरेशन मैनेजर से ऑडिटर का ट्रांजिशन, तो आपने बताया कि आपको पॉलिसीज में जो है वो घुसने का शौक था, तो जो है मतलब क्या आपको ऐसी पॉलिसीज लगी जिनको चेंज करने की जरूरत पड़ी? अच्छा सवाल है असद साहब आपका। बात यह है कि देखिए, मैं एक बैंक में यहाँ मौजूद था, उसमें एक बड़ा लेवल पे मर्जर चल रहा था। अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं उस मर्जर का हिस्सा बना, वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। तो मुझे पता लगा कि जी, पॉलिसीज के ऊपर काम होता है और पॉलिसीज के थ्रू ही सारी चीज़ें चलती हैं। और जो बेचारे जिनको सही अप्रेजल नहीं लग पाते, सही बोनसेस नहीं लग पाते, वो ड्यू टू पॉलिसीज हैं, क्योंकि बेल कर्व होता है, उसी के थ्रू लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है या उनको डिस्करेज किया जाता है या फिर उनको एफर्ट्स करने का कहा जाता है। तो मैंने कहा कि चूंकि मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूँ, तो आई थिंक कि मैं अच्छी सजेशंस ऐड कर सकता हूँ कुछ। मुझे
श्योरली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैंने इस हिसाब से कंप्लायंस को चूज किया। आई वेंट इनटू द कंप्लायंस, मैंने कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया, पॉलिसीज पे काम किया, चीज़ों को देखा, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए मैनेजमेंट से मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया, सॉफ्ट डिस्कशन किया। सॉफ्ट डिस्कशन किए, जो बड़े लोग थे जिनको चीज़ें समझ आती थी वो कहते थे यस व्हाई नॉट, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, व्हाई डोंट वी कम अप विद इट। और एंड ऑफ कोर्स उन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया। तो जो मैन कॉम्स होती हैं, जो मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। फिर उसके बाद मुझे ऑडिट में किया गया ताकि फिर मैं चीज़ों को चेक भी कर सकूं कि जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हैं उनका क्या रिजल्ट है। ये चीज़ भी देखें, इस चीज़ में मैं आपको आपको बात बता दूं कि हमारे पास जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक जनरल आइडिया तो हो जाता है, और यकीन करें जो चीज़ जितनी एडवांस होती है उसको उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है। ये एक फैक्ट बात है। तो जो लोग बाहर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोगों को हमारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, और जो हमारे लोग वहां जाते हैं उनको शुरू में तो बहुत चीजें मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में उनको आइडिया होता है कि यार हमने तो ज्यादा मुश्किल चीज पे काम किया हुआ है और अब हम आसान चीज पे काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सच साथ एक बड़ी मजेदार सी चीज बताऊं। मैंने एक बैंक ज्वाइन किया था, वो कन्वेंशनल बैंक था। लोग मुझसे कहते थे यार आप एक कन्वेंशनल बैंक में हैं, इसका सूदी निज़ाम है वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैं एक इस्लामिक बैंक में चला गया। मैं उस वक्त क्लीन शेव बड़ा पप्पू बचा होता था जब मैं कन्वेंशनल बैंक में था। इस्लामिक बैंक में गया जी, दाढ़ी शाड़ी ये वो, एक अपना एक टायर हो गया। मैंने एक इस्लामिक बैंक ज्वाइन किया, फिर मैंने वो सारी उसकी जो शरिया शरिया बोर्ड में मैं लोगों से मिला, हमारी ट्रेनिंग्स हुई, मैंने चीज़ों को देखा समझा। जैसा मैंने आपको बताया मेरी एक आदत थी कि मैं एक पेज मैनुअल के पढ़ता था, एक चीज़ों को पढ़ता था, प्रोडक्ट्स को मैंने गेन किया, अपने आप की अपनी एक नॉलेज को मैंने एक ग्रिप अप किया। तो मुझे एक अंदाजा हुआ कि ये भी एक एक्सपीरियंस है, लेकिन विंडो के इस तरफ मैं चीज़ों को उस लेवल पे नहीं देखता शायद जो लोग बाहर बैठ के देख रहे हैं। अ, फिर उसके बाद मैं जब एएमसी गया हूँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैंने ज्वाइन की है, मैंने वहाँ काम किया, और वहाँ का जब मैंने एक पैटर्न देखा, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे काम करते हैं, टोटली इन्वेस्टमेंट बेस्ड काम करते हैं, और उनका जो डायरेक्ट लिंक होता है वो जो स्टॉक मार्केट है हमारी, या हमारी जो मर्केंटाइल मार्केट है, या हमारी जो एग्रीकल्चर की मार्केट है, ये जो मार्केट्स हैं हमारी, इनसे इनका डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू द कंपनीज हो रही होती हैं, और ऑब्वियसली फिर वो आपका शेयर प्रॉफिट भी बढ़ा लेती हैं इसी तरीके से। तो हर एक का अपना मैकेनिज्म, अपना फंक्शन है। और फिर जब मैंने माइक्रो फाइनेंस बैंक ज्वाइन किया तो उसमें भी मैंने ये चीज़ नोट की, और मैंने ये चीज़ अपने आप को समझाई कि यार कामरान, लुक, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। और वो डिफरेंस सारा ये है कि एक आम आदमी इन चीज़ों को ऐसे नहीं समझ पाता, लेकिन यकीनन जब आप उनसे लिंक होंगे, आप चीज़ों को देखेंगे तो डिफरेंस। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ, जो मेरी अपनी नॉलेज है, हो सकता है लोग इख्तलाफ करें इस बात पे, लेकिन नेशनल सेविंग इज टोटली डिफरेंट। इट इज नॉट फ्रॉम दिस कन्वेंशनल बैंकिंग या कोई इस तरह की बैंकिंग नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। नेशनल सेविंग इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग पैटर्न है बिल्कुल। और जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं एज ए वेलफेयर, या एज ए जो घराने लोगों को चला रहे हैं, जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, जो जो इन नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो उस चीज़ के हिसाब से वो बेस्ट है। लेकिन जब आप बात करते हैं दीगर मराइल की, बैंकिंग सेक्टर्स की, डिजिटलाइजेशन की, और ऑफ कोर्स अब वो दौर नहीं है कि आप ह्यूज कैश कैरी करें। अब देखिए प्लास्टिक मनी का दौर है। ये दौर बाहर के ममालिक में तो काफी पहले से चलता चला आ रहा है, हम लोग इस चीज पे अब आ रहे हैं। अब हम लोग जो है वो ऐप के थ्रू, मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था, तो उस ट्रेनिंग में मुझे एक साहब ने एक सवाल किया कि सर देखें ये जो ट्रांजेक्शन चेंज है ये क्या होता है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन की चीज के देखें, हमारे दौर में कैसेट्स थी, कैसेट से सीडीज पे आए, फिर सीरीज की दुकानें हमें खुली हुई नजर आई, फिर सीरीज की दुकानें भी बंद हो गई, फिर जगह जगह यूएसबी बट रही थी, मतलब दिख रही थी। फिर हम लोगों ने यूएसबी ली, फिर क्लाउड का दौर आ गया। अब यूएसबी भी बहुत कम लोगों के पास होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई क्लाउड है, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए बस आपके पास, डाउनलोड, देयर यू गो। तो ये जो फेज है, ये पाकिस्तान में इतनी तेजी से चल रहा है सर, इतनी तेजी से चल रहा है कि अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ आईटी का
एक प्रोफेशनल कोर्स होना भी लाजमी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इस वक्त आपको मैं बताते चलूँ आपके तवज्जुह से सबसे इम्पोर्टेंट जॉब्स, सबसे हाईली पेड जॉब्स जिसको बैंक्स ढूंढ रहे हैं, ये एएमसीज ढूंढ रही हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक वाले ढूंढ रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं। इस वक्त पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के लोगों को बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस ढूंढते फिर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते फिर रही हैं कि भाई हम लोग जब जाते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ, हम किसी फिनटेक से, किसी कंपनी से कोई नया सॉफ्टवेयर लेते हैं, चीज़ों को लेते हैं, उनको अमल कब करते हैं, इसके अलावा हम वाईफाई पे जाते हैं, तो हमें जदीद तरीन सॉफ्टवेयर और हैकर्स का सामना है। हमें साइबर सिक्योरिटी के लोग चाहिए जो चीज़ों को समझ सकें, प्रोटोकॉल्स पे काम कर सकें। दे आर मोस्ट इन डिमांड राइट नाउ। तो जो लोग अभी मास्टर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, मेरी सजेशन यही है कि भाई आप साइबर सिक्योरिटी को फोकस करें। यकीनन अभी आप स्टार्ट ही लेंगे, आपको एक अच्छी ऑफर मिल जाएगी। अच्छा, हमने तमाम चीजें बात करी हैं अभी तक ऑडिट की और इसकी। हम थोड़ा सा डिफरेंट फेज पे जाएंगे और बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड क्या क्या हैं, और उसके लिए क्या यही क्वालिफिकेशंस काफ़ी होती हैं या हमें फर्दर और क्वालिफिकेशन या एड ऑन्स चाहिए होते हैं जो कि हमारे करियर को और बूस्ट कर सकें। और बैंकिंग सेक्टर का जो एक नया प्रोफेशनल है, उसके लिए मिडिल ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में आपने अपने सर्कल में देखा है कि कितने लोग मूव करते हैं, और मूव करते हैं तो वहां उनकी जॉब पैरेलल मूवमेंट होती है या वो डाउनग्रेड होते हैं या अपग्रेड होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जबरदस्त सवाल है असद साहब आपका। देखिए असद साहब, बात दरअसल ये है कि ऑब्वियसली सिनेरियोज आर द सेम। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ की क्वालिफिकेशन को बाहर जैसे मेजर किया जाता है, सेम है। बात दरअसल ये है कि जो यहाँ से बंदा जब मूव करके बाहर जाता है तो वो सेम लेवल पे ज्वाइन नहीं कर सकता, ये एक फैक्ट है। सेकेंडली जनाब, अगर उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी जैसे मैंने बताया है कि अगर उन्होंने सीए किया हुआ है, एसीसी किया हुआ है, पिफा किया हुआ है, या ऐसी इन्होंने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की हुई है जिसकी बाहर वाकई में डिमांड है, यानी कि इट मेक्स यू अ बिट पैरेलल। अब बात है आपके एक्सपीरियंस की, आप किस डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस्ड हैं और जब आप बाहर जा रहे हैं तो उसकी वहां पे क्या वेटेज है, वो बेसिकली अपने हिसाब से देखते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहा है इस बार, जो लोगों को क्लिक किया है, वो ये था कि लोगों ने जब यहाँ पे हाइब्रिड जॉब्स की या रिमोट जॉब्स की, तो उससे जो लोगों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिला, उससे लोगों को बाहर जाने में, अप्लाई करने में, या कंपनीज को अप्रोच करने में, या इंटरव्यू देने में बहुत आसानी रही। तो यस, लेकिन एफर्ट्स बहुत हैं। देखें, ये ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो बंदा नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में, जब जो हम कन्वेंशनल बैंकिंग में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ये लोग मतलब जो लोग मौजूद हैं वो मेरी इस बात को बिल्कुल सेकंड करेंगे कि जब हम एक कन्वेंशनल बैंक को ज्वाइन करते हैं तो कन्वेंशनल बैंक में आपको टाइम बहुत कम मिलता है सर। आप सुबह 8 बजे जा रहे हैं, 9 बजे आपको ब्रांच को रेडी करना है और रिसोर्सेज के साथ। सेकेंडली आपको जब रात को रिकनसाइल करके निकलना है, आपकी सिर्फ बैंक की ब्रांच की रिकनसिलेशन नहीं है बल्कि आपके हेड ऑफिस के साथ क्लियरिंग वगैरह दीगर मामला, जब आप टोटल फाइनल करके निकलते हैं तो ज्यादातर लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लेट हो चुके होते हैं। लेट नाइट घर आते हैं तो उनके पास बहुत मुश्किल होता है कि वो चीज़ों को अपग्रेड करें, अपग्रेड करें। फिर सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जो एटीएम्स है हमारी, वो इतना प्रॉब्लम नहीं करती जितने हमारे यहाँ के लोग प्रॉब्लम करते हैं। माजरत अगर लोगों को बुरा लगे, बहुत माजरत के साथ, बट चूंकि मैंने खुद ये जॉब की है, मैंने देखा है लोगों को, वो कार्ड्स के साथ जो मजाक करते हैं और फिर वो जाके एटीएम के साथ जो मजाक करते हैं, ये प्रैक्टिकली मैंने इन चीज़ों को देखा है। बिकॉज मैंने एटीएम ऑपरेट किया है, मैंने सीडीएम ऑपरेट किया है, और मैंने इन तमाम चीज़ों को बैलेंसिंग किया है, चीज़ों को मेजर किया, देखा है। मैं एनसीआर वालों को बुलाता था, अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता। अंदर से कैसे ये निकलेंगे एटीएम के अंदर से तो? निकलती थी, लोग ऐसा मजाक करते हैं एटीएम्स के साथ। जी। तो हमारे थोड़े से लोग शरारती ज्यादा हैं शायद, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को इमरजेंसी में एटीएम्स को यूज करते देखा और परेशान देखा है। मेरी आपके तवज्जुह से
उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखें आप एटीएम्स के साथ मजाक ना किया करें, बिकॉज एटीएम इज द ओनली थिंग जो आपके साथ इमरजेंसी कैश में काम आता है। आपको नहीं पता कौन बंदा किस वक्त कैसी इमरजेंसी में है, उसको कैश की जरूरत है, वो एटीएम की तरफ भाग रहा है। प्लीज एटीएम्स के साथ मजाक ना करें। चले चले, ग्रेट एडवाइस। अच्छा, अब हम इसे कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। जो हमारी तमाम गुफ्तगू रही है, स्टार्टेड ऑफ विद के टेलर्स, और आपने मैट्रिक के लड़कों को एडवाइस दी कि जो भी आपके वेकेशंस हो उस वेकेशंस को स्किल एनहांस करें। मैट्रिक के लिए आपने एमएस ऑफिस की एग्जांपल दी, इंटर के लिए जो थोड़ा सा लेवल अप है उनको एमआईएस सीखने की ऑफर दी। फिर आपने अपनी जर्नी भी बताई। फिर आपने बैंकिंग सेक्टर डिफरेंट बताए जिसमें बंदा ट्राई कर सकता है, कन्वेंशनल है, इस्लामिक है, एसेट मैनेजमेंट है, माइक्रो फाइनेंस है, इवन फिनटेक को भी आपने थोड़ा सा एलैबोरेट किया। फिर हमने बात करी कि फिनटेक से किस तरीके से जो है जो स्कैम्स हैं उनसे बचा जा सके। जो प्रोग्राम डिफरेंट आते हैं उन पर रिसर्च करके अप्लाई किया जा सके। और हमने जो है वो डिजिटल बैंकिंग जो कि इंशाल्लाह जल्दी इंट्रोड्यूस होगा इन पाकिस्तान, वो वाली बात करी। तो फाइनल थॉट टू ए यंग प्रोफेशनल और ए यंग ग्रेजुएट जो आप देना चाहें उनको, जो कि आपके 15 सेंट्स हों, जो सुने और वो लड़का ग्रैब करे और उसे लेके चले तो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रॉपर अच्छी एडवाइस मिले। तो वो कुछ आप बताना चाहेंगे, देन विल कंक्लूड दिस सेशन सर। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहूंगा, आपके तवज्जो से लोगों तक लड़कों तक पहुंचा दूं। मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे लड़कों को देखा, इंटर के बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को ज्वाइन किया, लेकिन वो उसको पास आउट नहीं कर पाए। इवेंचुअली आफ्टर 4 to 5 years उनको ये लगा कि मसला हो गया है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैंने तो कुछ लोगों को ये भी देखा कि बैंक ने उन लोगों को उनकी प्रमोशन और उनकी सैलरी, यानी सैलरी की ग्रोथ, सैलरी के इंक्रीमेंट्स और उनकी प्रमोशन सब रोक दिया कि जब तक आप ग्रेजुएट डिग्री जमा नहीं कराते, क्योंकि हमारा मिनिमम, तमाम बैंक्स का मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, नहीं होता है तो आपको हम नहीं करेंगे। तो एक स्किलफुल बंदा जो बहुत हार्ड वर्क भी था, वो मैंने देखा कि उसकी प्रमोशन इस चक्कर में रह गई। तो देखें, आप अगर किसी ऐसे कोर्स को कर रहे हैं, बिल्कुल करें। आप उसको अचीव कर रहे हैं, ठीक है करें, लेकिन बाय द टाइम आप इवेल्युएट कर लेते हैं कि आपके लिए टफ हो रहा है, आप साथ में ग्रेजुएशन को किसी भी तरह कंप्लीट कर लें। क्योंकि ग्रेजुएट की डिग्री, आप कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन देखें आप मिनिमम सेट ऑफ पे तो आए। वो एक अलग बात है कि आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं, दैट इज अ वेल एंड गुड सिचुएशन। लेकिन जो सिचुएशन आपकी नाकाम होने पे होती है, वो आपकी मेहनत को ज़ाया कर देती है। तो प्लीज़, मैंने बहुत से लोगों को देखा, यकीनन जो लोग जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने एडवाइस ली, उन्होंने मेरी बात मानी, और उन्होंने साथ ही में ग्रेजुएशन किया। कुछ लोगों ने बीकॉम कर लिया, बीकॉम की डिग्री उन्होंने अपनी सबमिट करा दी। बाय द टाइम उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है, उन्होंने वो सबमिट कराई है, दे वर हेड अप, उनको फौरी तौर पे उनको प्रमोट कर दिया गया। तो ये मेरी एडवाइस है लोगों को कि देखें, एक खास सर्टिफिकेशन के चक्कर में अपनी ईयर्स को जाया ना करें। दे आर वेरी वेरी यूजफुल ईयर्स। एक चीज मैं आपके तरफ से और बता दूं, देखें सबसे कीमती आजकल जो चीजें हैं ना, वो दो है। नंबर वन, टाइम। टाइम की कदर पूरी दुनिया करती है, आप भी करें, टाइम को वैल्यू दें। यकीन करें, आप बहुत तेजी से ग्रेस्प अप करेंगे। सेकेंडली, नॉलेज आजकल हाथ में है, स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन अदब का मसला है। अदब, आप जरूर इस चीज को कैटर करें, लोगों से अदब से बात करें, तरीके से बात करें, तमीज से बात करें। और देखें, दोस्तों में मौजूद होना एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी फैमिली जगह पे मौजूद हैं, या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप एक लम्हे को भी, आप बिल्कुल भी आप चीजों को इनफॉर्मल ना करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज बेटर फॉर यू टू बी फॉर्मल, और लोगों का अदब करें, लिहाज करें, यकीनन आप आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से। चलें सर, ग्रेट एडवाइस, ग्रेट एडवाइस के जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। अगर एक चीज़ रुक रही है तो आपके पास एक बैकअप प्लान हो, और अदब, इखलाकियात, उसको अपने हाथ से ना छोड़ें, नो मैटर वेयर यू आर, व्हाट द सिचुएशन इज।
तो थैंक यू कामरान, इट वाज ए वंडरफुल सेशन सर। और जो है आपने टाइम निकाला इतना लेट, लेकिन जो है वो अच्छा रहा। जो भी सुन रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी इस बातों से जो है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर लेके उठेगा। सो थैंक यू एवरीवन हु इज जनाब, वाचिंग, एंड खुदा हाफिज फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम कामरान साइड एज वेल। थैंक यू और अल्लाह थैंक यू जी। तो मुझे अल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। और मैंने जैसा बताया, मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट भी देखे थे, और जिस तरह लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया और चीज़ों को बताया, यकीनन ये डिस्कशन भी जाएगा और लोग इसके ऊपर भी कमेंट्स करेंगे। तो मैं यकीनन मेरी जितनी नॉलेज है, एक खाकसर बंदा हूँ जनाब। कोई बात बुरी लगे तो बहुत माजरत, नहीं लेकिन कोई नहीं, बात समझ आए तो यकीन उसमें आपकी अपनी एबिलिटी है, यकीन आपको बहुत चीजें कवर करेंगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू असद साहब। चलो सो थैंक नाइस ऑफ यू यू। थैंक यू ओके थैंक जी। यू। ओके, ओके अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।